ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यूपी के कुछ बहुत बड़े एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए। और आप देखेंगे आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। मेरी जब भी आप पॉलिटी की वीडियो देखें तो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए एम लक्ष्मीकांत, और जो मैं इसी का पीपीटी दे दूंगा वो। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखिए और तुरंत बुक से पढ़ लीजिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉलिटी का। फिर चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो, आप उसको अपने इंटेलिजेंस से सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लास्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अंग्रेजों ने 2 तरीके से शासन किया। पहले तो कंपनी के नाम से शुरू किया, 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन 1857 में कौन सी क्रांति हो गई, सेपॉय म्यूटिनी हो गई या सैनिक विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति हो गई। उसके मद्देनजर अंग्रेजों ने सोचा कि अब कंपनी के नाम से चलाने की जरूरत नहीं, महारानी सीधे अपने नाम से चलाएंगे। तो ब्रिटेन की महारानी ने सीधे अपने नाम से चलाना शुरू कर दिया, भारत की बागडोर संभाल ली। तो पहला पॉइंट जो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसका क्या था कि अब भारत को कैसे गवर्न किया जाएगा, किसके, महारानी के नाम से चलाया जाएगा। मतलब भारत क्या है, ये गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, उसके नाम से शुरू किया जाएगा। दूसरा, इन्होंने क्या कर दिया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया। ये बड़ा जरूरी है, भारत के गवर्नर जनरल को बदल क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। एक और चीज हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया। उस वीडियो में मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट करता है कि जो गवर्नर था बंगाल का, वहाँ का गवर्नर जनरल को काम करने के लिए उसके भागों को 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक, कैसे बांटा गया, उसको कर दिया गया, एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये 2 अलग अलग हिस्से में बांटा गया था ना। मतलब कंपनी का व्यापारिक मामले कोर्ट में जाएंगे और कंपनी के पॉलिटिकल मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस अधिनियम के तहत इसको खत्म कर दिया गया। अगला आ जाइए, इस चीज़ को खत्म, जो डायरकी थी इसको खत्म कर दिया गया। एक ज़रूरी हो गया, भारत का लिए एक सेक्रेटरी, भाई एक नया ऑफिस क्या किया, सेक्रेटरी या सचिव बनाया गया। भारत का सचिव बनाया गया और उसकी सहायता के लिए कितने मेंबर दिए गए, 15 मेंबर की काउंसिल दी गई, किसको, सचिव को असिस्ट करने के लिए। ये तो था इस अधिनियम की इंपॉर्टेंट चीज़। तुरंत आ जाइए अगले अधिनियम पे चलते हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये अधिनियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये क्या है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ। अब तक आपने देखा होगा ना, 1773 से सेंट्रलाइज कर रहे थे, यहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब प्रांतों को या निचले हिस्से को, मतलब सेंट्रल के पास कुछ ना रहे, धीरे धीरे शक्तियों का बंटवारा, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए इसके तहत सबसे पहला क्या हुआ, अंग्रेजों को पहली बार महसूस हुआ कि भारतीयों, भाई जिन पे राज कर रहे हो उनको तो इन्वॉल्व कर लो। तो इसमें पहली बार इनको एहसास हुआ। इसके लिए इन्होंने क्या किया, याद रखिएगा, इसके लिए क्या किया, वायसराय को क्या करना था, नॉमिनेट करना था भारतीयों को, कैसे, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। अब यहाँ गौरतलब बात है, एक्सपेंडेड काउंसिल का मैंने बताया था ना, गवर्नर जनरल या वायसराय की 2 काउंसिल थी, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी सेंट्रल में, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हो गया, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। कौन कौन से, याद रखिएगा, 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर लिया, किसमें, विधान सभा में, विधान परिषद में, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन तीनों को, राजा बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को, तीनों को कर दिया। एक और चीज़ हो गया कि 1833 में आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनकी सारी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था, लेकिन यहाँ पे विधायी शक्तियाँ का मतलब कानून बनाने की शक्तियों को वापस दे दिया गया, किसमें, मुंबई और मद्रास में। इसका मतलब यहाँ भी क्या स्थापित ही होगी, यहाँ पे भी स्थापना होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तभी तो कानून बनेगा ना। तो केंद्र में भी और राज्यों में भी। अगला आ जाएगा क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब, 3 राज्यों के लिए नई विधान परिषद और बना दी गई। ठीक है, और आ जाइए यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे होता है ना कि शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय, खेल मंत्रालय, अलग अलग ये मंत्रालय को बोलते हैं पोर्टफोलियो। अलग अलग पोर्टफोलियो को शुरुआत यहीं से की गई। और एक सबसे ज़रूरी 1861 का जो प्रावधान कहता है, वो क्या कहता है, यहाँ से अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई। तो बड़े ज़रूरी हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अध्यादेश की शक्ति, पोर्टफोलियो सिस्टम, 3 नई विधान परिषदों को बनाना, और क्या है, 2 जो मुंबई और मद्रास था उनको वापस उनकी विधायी शक्तियाँ दे देना।
अगला आ जाइए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1861 के बाद आता है 1892। इसमें क्या कर दिया गया कि जो नंबर्स हैं किसमें, प्रांतीय और सेंट्रल। सेंट्रल अब तो समझ गए ना भाई, सेंट्रल का मतलब सेंट्रल में दो हैं, एक तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पे क्या कर रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायी जो है, याद रखिएगा विधान परिषद दोनों सेंट्रल में और स्टेट में। यहां पे नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल का मतलब, ऑफिशियल का मतलब जो अंग्रेज चुन लेंगे अपने में से, अंग्रेजों वालों को बोल देंगे ऑफिशियल, और जिनको अंग्रेजों ने नहीं चुना है वो होंगे इंडियंस वाले नॉन ऑफिशियल, याद रखिएगा। तो पहली बार क्या हुआ, 1892 में नॉन ऑफिशियल की संख्या बढ़ाई गई दोनों स्तरों पे, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। लेकिन उनमें याद रखिए, उनमें किसकी मेजोरिटी, ऑफिशियल का मतलब अंग्रेजों ने अपनी मेजोरिटी, मतलब हम जो कहेंगे वही होगा, भले तुम संख्या एक दो जोड़ते रहो, ठीक है। अब अगला क्या हुआ, इसमें क्या कर दिया, इसमें जो लेजिस्लेचर था, जो विधायी परिषद था, विधान परिषद, उनके कार्यों में बढ़ोतरी की गई। जैसे सबसे ज़रूरी और बार बार एग्जाम में आता है, 1852 के तहत बजट पर चर्चा का अधिकार दे दिया गया, याद रखिएगा बजट पर चर्चा का अधिकार दे दिया गया यहाँ पे, प्लस प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई, प्रश्न पूछ सकते हो, बजट पर चर्चा कर सकते हो। एक और चीज़ आ गया, कुछ याद करिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने की यहाँ पे पावर दी गई। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कहाँ पे किया जाता है आपको पता होगा ना, जैसे 12 हो, जब राष्ट्रपति का चुनाव वो होता है, सॉरी जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो 12 नॉन ऑफिशियल मतलब नॉमिनेशन होता है ना, ठीक वैसे ही नॉमिनेशन यहाँ भी किया गया। कहाँ कहाँ से, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय परिषदों से किया गया, ठीक है। और ये रहे इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ जाइए कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, 1909 का। यहाँ पे अब आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा 1909, 1919, 1935 ये बड़े ज़रूरी हैं। क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारी चेंजेस हुई। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, नंबर ऑफ लोगों की संख्या बढ़ाई गई। कहाँ पे, सेंट्रल में और स्टेट में। सेंट्रल स्टेट में क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और स्टेट का प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। दूसरा, ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब अंग्रेजे जो कहेंगे वही होगा। अंग्रेजों की जो मेजोरिटी है उसको बोलते हैं ऑफिशियल मेजोरिटी। इंडियंस की जो मेजोरिटी होगी वो होगी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, रिटेन्ड दी ऑफिशियल मेजोरिटी। सेंट्रल में इन्होंने मतलब इन्होंने कह दिया कि सेंट्रल में जो हम चाहेंगे वही होगा, स्टेट में थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दो। यहाँ पे जा रखिएगा, सेंट्रल में इन्होंने कह दिया कि जो अंग्रेज कहेंगे अभी भी वही होगा, लेकिन स्टेट में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में कि ठीक है थोड़ा बहुत तुम लोग अपने मन की कर लो। एक और चीज़ हुआ, याद रखिएगा, लोगों को क्या किया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने को कहा गया। लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट पर रिजोल्यूशन पेश कर सकते थे, मतलब प्रस्ताव को पारित करने की अनुमति यहाँ पे दी गई। पिछले वाले में बजट पर चर्चा की अनुमति और यहाँ पे बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, फॉर दी पहली बार भारतीयों को, सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का याद रखिए, 1909 का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारतीयों को वायसराय की दो परिषद थी। एक तो थी एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी परिषद थी और दूसरा लेजिस्लेटिव जो विधायी थी। जो एग्जीक्यूटिव थी ना उसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन यहाँ पहली बार याद रखिएगा जोड़ा गया किसको, फॉर द फर्स्ट टाइम वायसराय की काउंसिल में किसको जोड़ा गया, भारतीयों को जोड़ा गया। और सत्येंद्र सिन्हा पहले बने, कैसे बने, ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें लॉ मेंबर के तौर पे पहली बार जुड़े। मतलब पहली बार कार्यकारी परिषद में वायसराय की एक इंडियन आया। कौन आया, सत्येंद्र सिन्हा, सॉरी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आ जाइए, कम्युनल मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग बहुत ज़रूरी है। एक तो सत्येंद्र सिन्हा जी का जरूरी है, दूसरा पृथक निर्वाचन का बड़ा ज़रूरी है। और भारतीयों को जोड़ा गया किससे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा इस अधिनियम के तहत। उसके बाद आ जाइए 1919 में। 1919 की बड़ी अच्छी बात है, 1919 में क्या कर दिया गया, प्रांतों में क्या लागू कर दिया गया, द्वैत शासन। अब प्रांतों में द्वैत शासन कैसे कर दिया गया ये समझिए। फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे गया, प्रांतों को दो भागों में, प्रांतीय जितने भी मैटर थे, जितने भी प्रांत में मतलब राज्यों के जो मैटर थे उनको दो हिस्सों में। एक तो सबसे पहला मैटर क्या कर दिया गया, एक तो जो अपने पास रख सकते थे रिजर्व, जो किसके पास रहते थे, रिजर्व मैटर, और दूसरा ट्रांसफर मैटर। रिजर्व मैटर किसको कहा गया, जो वायसराय खुद देखेगा उसके लिए रिजर्व होगा। ट्रांसफरेबल मतलब जिन पे स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम, प्रांत का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ठीक है ना।
इसमें ये हो गया। इसके अलावा याद रखिए पहली बार बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है? द्विसदनात्मक। जैसे आपने देखा होगा ना, लोकसभा राज्यसभा द्विसदनात्मक है, लेकिन पहले, इसके पहले क्या था? सेंट्रल में सिर्फ एक थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल में दूसरी थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस में। याद रखिएगा अपर हाउस और लोअर हाउस में। तो पहली बार बाईकैमरलिज्म द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के तहत आई। यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो वायसराय की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से 6 में से 3 कहाँ के थे? भारत के होने वाले थे। ये एक यहाँ का बड़ा ज़रूरी है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सबसे पहला क्या किया गया, याद रखिएगा यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक मतलब जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक वैसे ही अपर हाउस लोअर हाउस यहीं से 1919 से बना। दूसरा 6 थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिनमें से 3 भारतीयों का होना था। प्लस जो कम्युनल का मतलब जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन था, मुसलमानों से बढ़ा करके और किसके लिए जाहिर किया गया? सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियों के लिए बढ़ा दिया गया। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, क्योंकि ये बार बार आ चुका है यूपीपीसीएस में। अच्छा, यूपीपीसीएस के मेंस में कैसा प्रश्न आएगा ये भी आपको याद रहना चाहिए। आपसे सिंपली पूछेगा कि पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे क्रिटिकल एक्सप्लेन करिए, मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें बतानी है। तो यही जो मैं बता रहा हूँ आपको यही बताना है। एक और ज़रूरी चीज़ हुआ 1919 में, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और 1926 में पहला क्या बनाया गया? याद रखिए लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। यहाँ पर एक और चीज़ और घटना हुई कि सेंट्रल का बजट को स्टेट के बजट से अलग कर दिया गया। पहले सारा बजट सेंट्रल में था, लेकिन इस एक्ट के तहत सेंट्रल का बजट अलग होगा और स्टेट का बजट अलग होगा। अब आ जाइए 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत क्या किया गया? जो स्टेट्स में द्वैत शासन था, द्वैत शासन मैंने बताया था ना, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास था? वायसराय के पास, और ट्रांसफर सब्जेक्ट स्टेट अपना खुद देख सकते थे। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ 1935 में, प्रांतों में जो द्वैत शासन था, प्रांतों का जो ये डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, इसको खत्म कर दिया गया और इसको किस में लगा दिया गया? केंद्र में लगाने की बात की गई। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना, इसको क्या किया गया? केंद्र में लगा दिया गया और प्रांतों को ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात इसमें की जाने लगी। प्लस याद रखिएगा यहाँ में से 6 में से द्विसदनात्मक 6 प्रांत थे। कितने? 11 में से 6 प्रांत टोटल थे, जिनमें क्या कर दिया गया? बाईकैमरलिज्म, मतलब टोटल 11 प्रांत थे, उनमें से 6 में क्या किया गया? दोनों द्विसदनात्मक, मतलब क्या? विधानसभा विधान परिषद, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब अपना यूपी की बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब इन 6 में से, इन 6 प्रांतों में क्या हो गया? द्विसदनात्मक, मतलब विधानसभा भी हो गई और विधान परिषद भी हो गई। उसके बाद और आ जाइए, इसने क्या कर लिया? खत्म कर दिया 1858 का क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एबॉलिश, खत्म कर डाला उसको, ठीक है ना। इसके तहत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट की यहाँ के, मतलब फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट बनाया गया, ठीक है ना। और याद रखिएगा यहाँ पे रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी के तहत किया गया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या हो गई? सबसे पहले बात, सेंट्रल में द्वैत शासन की स्थापना की बात की गई, स्टेट में खत्म कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो गया कि राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाने की बात की। प्लस 11 प्रांत थे, जिनमें से 6 में क्या लगाया गया? द्विसदनात्मक सिस्टम बना दिया गया। प्लस जो सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन था, उसमें महिलाओं और श्रमिकों को भी घुसेड़ दिया, अनुसूचित जाति, महिला और श्रमिक वर्ग को और घुसेड़ दिया इसके तहत। और आ जाइए, इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और उसके अलावा आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई। अब आ जाइए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा है। हुआ क्या था? 3 जून को, याद रखिए 3 जून 1947 को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत साफ साफ कह दिया कि जो भी तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, ध्यान से सुनिएगा, 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया जो तुम लोग को संविधान बनाना हो बना लो, लेकिन वो संविधान दोनों भारत पे और पाकिस्तान को, दोनों पक्षों को मानना जरूरी है, वरना हम मानेंगे ही नहीं। तुरंत सेम डे, उसी दिन में माउंटबेटन ने अपना प्लान रखा, जिसको कहा जाता है माउंटबेटन प्लान।
जिसमें क्या किया गया, वायसराय इंडिया फोर्थ पार्टीशन की बात कही गई। याद रखिए माउंटबेटन प्लान ने कब दिया, 3 तारीख को, 3 जून 1947 को। कब दिया, जब अंग्रेजों ने कहा देखो यार कोई प्लान हो तो बताओ, ऐसा प्लान जो दोनों राज्यों को, मतलब भारत को और पाकिस्तान दोनों को मान्य हो, अदरवाइज हम मानेंगे ही नहीं भारत के संविधान को। तो यहाँ मैटर फंसा, तुरंत माउंटबेटन ने क्या कर दिया, अलग अलग देशों की एक बात कर दी। यहाँ पे शुरू होता है 1947 का अधिनियम। 15 अगस्त को भारत को अलग कर दिया, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। वायसराय के कार्यकाल को खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा, एक गवर्नर जनरल प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, 2, याद रखिए, 2 बनाए गए भाई, मतलब इसने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया गया कि 2 बनाए, एक भारत बनाए और एक पाकिस्तान, 2 डोमिनियन बनाए। इसके अलावा भारत का जो सचिव था उसके कार्यालय को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। इसने भारतीय रियासतें, 562 से ज़्यादा रियासतें थी, उन रियासतों को 2 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया। पहला भारत में चले जाओ, दूसरा पाकिस्तान में चले जाओ, तीसरा क्या हो जाए, अपना खुद का देश बना लो। ये 3 ऑप्शन दिया। ये सब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और इसके बाद अंतरिम गवर्नमेंट, ये एक पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, अंतरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से मंत्रालय को कौन कौन देखता था। तो यहाँ मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के और एक्सटर्नल मेंबर, एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ को देखते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स देखते थे, साथ ही साथ प्रेसिडेंट थे काउंसिल के। याद रखिएगा अंतरिम गवर्नमेंट में। अगला आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आईटी मिनिस्टर थे, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे, और जॉन मथाई इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। 10 बार यूपी पीसीएस में पूछा है, मैच दी कॉलम करके याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में थे। भाभा, जहाँ CH भाभा जो थे माइंस और पावर में थे। लियाकत अली खान जी थे, वो फाइनेंस थे, ये बहुत ज़रूरी है। लियाकत अली खान किस में थे, फाइनेंस में थे। और आसफ अली रेलवे देखते थे। और सबसे बड़ी बात, राजगोपालाचारी एजुकेशन देखते थे। और चुंद्रीगर क्या थे, चुंद्रीगर कॉमर्स देखते थे। और सबसे बड़ी बात, जोगिंदर नाथ क्या देखते थे, मंडल जी थे, लॉ देखते थे। अगला आ जाइए, ये तो अंतरिम गवर्नमेंट था। एक और आना चाहिए आपको, ये भी फर्स्ट कैबिनेट, ये भी मैं आपको PDF में जरूर दूंगा, इसको जरूर रटिएगा। अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब भाई जब तक काम चलाऊं था। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कौन कौन से मंत्रालय किसको किसको मिले, ये बार बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी को फिर वही मंत्रालय मिले जो उनको पहले मिले था, इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री मिल गई और IT मिनिस्ट्री मिल गई। राजेंद्र प्रसाद को फूड मिल गया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है, ये 2 बार पूछा गया है। जॉन मथाई को मिल गया रेलवेज़, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, गाडगिल, ये देखिए गाडगिल को मिला माइंस और पावर। इंडस्ट्री किसको मिली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना, इंडस्ट्री की बात करता है ना, यहीं पे यही बात की जाती है। भाभा जी को कॉमर्स मिनिस्ट्री मिली। राजकुमार, अमृत कौर हेल्थ, ये पीसीएस में पूछ चुका है अमृत कौर के बारे में, ठीक है ना, ये हेल्थ मिनिस्ट्री मिली। बलदेव सहायक, बलदेव सिंह को क्या मिला, डिफेंस मिला। अंबेडकर साहब को मिला लॉ। तो ये था स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट। यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका पूरा का पूरा एक्ट, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। थैंक यू सो मच।